सर्वनाम। सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ती है। परिभाषा तो हमें कहता है जो कहेगा, उसके बाद इसको हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सेट किया है कि इसकी क्यों जरूरत पड़ी। जो परिभाषा कहता है उसी को हमने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से लिखा है और उसके बाद इसके भेद की चर्चा करेंगे और भेद को और विस्तारित रूप में जानेंगे। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा जानते हैं। सर्वनाम की परिभाषा का एक लाइन में होगी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त यानी प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब बात आएगी कि संज्ञा, तो संज्ञा तो हम पिछले वीक में पढ़ा चुके हैं, पिछले वीक में। तो संज्ञा की परिभाषा तो आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को हम संज्ञा कहते हैं। यानी जितने भी प्रकार के नाम थे, कह सकते हैं एक लाइन में कि जितने भी प्रकार के नाम हो वे सब संज्ञा होते हैं। अब उसी नामों की जगह अब जिन शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं सर्वनाम कहलाता है। तो कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं जी? सर्वनाम कहते हैं। एक लाइन में सर्वनाम की परिभाषा आ जाएगी। सर्वनाम आपसे पूछना चाहे कोई तो सहज वे में बताएंगे जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। इसी को आपने बदल के लिखा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। 3-4 एग्जाम्पल हमने लिखा है, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। नवीन एक समझदार एवं मेहनती लड़का है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। उसका विद्यालय उसके घर के पास है। अध्यापक ने नवीन से पूछा, तुम आज देर से क्यों आए हो? ध्यान दीजिए, यह पूरा सेंटेंस 3-4 जो भी है एक नवीन के लिए ही है। और आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम क्या कहलाएगा? संज्ञा। नवीन क्या है यहाँ? संज्ञा। इस संज्ञा के जगह पर देखिए किन-किन का इस्तेमाल हुआ है। नवीन एक समझदार एवं मेहनती लड़का है। उसके जगह रिपीट नवीन ना होकर के इसी के लिए वह आया है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो परिभाषा हमारी क्या कर रही है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? अब संज्ञा ये नवीन है तो यहाँ नवीन न लिख करके हमने इसके जगह एक शब्द लिखा, तो इसे हम क्या कहेंगे? परिभाषा हमारी कर रही है कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा वह क्या है? सर्वनाम। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, यानी कौन? नवीन। अब ध्यान दीजिए एक और सेंटेंस, उसका विद्यालय उसके घर के पास है। इसमें 2 सर्वनाम इस्तेमाल हो गए। उसका विद्यालय, किसका? नवीन का विद्यालय उसके घर के पास है। किसके? नवीन के घर के पास। यानी उसका जो विद्यालय है, जिस विद्यालय में प्रतिदिन पढ़ने जाता है, उसका विद्यालय कहाँ है? उसके घर के पास है। नेक्स्ट, अध्यापक ने नवीन से पूछा, तुम आज देर से क्यों आए? नवीन यहाँ पे फिर संज्ञा इस्तेमाल हो गया है और उसके जगह तुम आ गया। ये भी पूछ सकते थे कि अध्यापक ने नवीन से पूछा, नवीन तुम देर से क्यों आए? अब ध्यान रखिए, इस वह को हटा करके यहां भी हम नवीन लिख दें, यहां भी नवीन लिख दें, यहां भी नवीन लिख दें, यहां तो नवीन है ही और यहां भी नवीन लिख दें, तब देखिए इस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे और कैसा लगेगा। सुन लीजिए, नवीन एक समझदार है, मेहनती लड़का है। नवीन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। नवीन का विद्यालय नवीन के घर के पास है। अध्यापक ने नवीन से पूछा, नवीन तुम देर से क्यों आए? अब देखिए बार-बार संज्ञा शब्दों की आवृत्ति कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यानी जो हमारा सेंटेंस है वो प्रभावकारी नहीं हो रहा है। जो वाक्य हम बना रहे हैं वह उतना प्रभावकारी नहीं हो रहा है। तब जब हम संज्ञा के स्थान पर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दे रहे हैं तो ये सेंटेंस में क्या आ रही है? बहुत ही आकर्षक उसका रूप बन जा रहा है। नवीन एक समझदार मेहनती लड़का है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। उसका विद्यालय उसके
उसके घर के पास है। अध्यापक ने नवीन से पूछा, तुम आज देर से क्यों आए? अब बार बार नवीन रिपीट होने से अच्छा है कि उसके जगह जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, तो यानी वह, उसका, उसके और तुम, ये सब क्या हुए? सर्वनाम। इसी को हम आपको परिभाषा ऊपर लिख दिए हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आप इतना समझ गए? सर्वनाम किसे कहेंगे? अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद। ये जो 3-4 प्रकार के जो सर्वनाम दिख रहे हैं, सर्वनाम तो बहुत आएंगे क्योंकि संज्ञा तो अनेकों है, उन सबकी जगह सर्वनाम का बोध होगा। तो अब जब सर्वनाम एक नहीं कई जब हो गए, तो ये हमें जानना है कि सर्वनामों की संख्या जब बढ़ गई, उनके अपने अपने अलग अलग क्या पहचान है, किस सर्वनाम शब्द को किस नाम से जानते हैं। यानी यह है या वह है, तो इसे कौन से सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे? उसका, उसकी, ये कैसा सर्वनाम है, तुम कैसा सर्वनाम। इनको भी अलग अलग डिफाइन करने के लिए इसका भी बंटवारा कर दिया गया। तो सर्वनाम के जब भेद की चर्चा हुई तो सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 6 भेद हो गए। कितने? 6। कौन? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद? 6। कौन? पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्न और छठा निजवाचक। यानी सर्वनाम जो इस्तेमाल होते हैं उनका भी अपना अपना एक महत्व है। कुछ पुरुषवाचक होते हैं, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज। अब इन्हीं की चर्चा हम एक एक बारी बारी करते हैं। इस ध्यान रखनी होगी, पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा कहता है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाला तथा अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, ये जो मैं है, मैं कौन इस्तेमाल करता है? बोलने वाला। और तुम सुनने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, और वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए। वह ना मैं बोलता हूं बोलने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, ना सुनने के लिए इस्तेमाल होता है। वह शब्द वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जैसे वह कहां जा रहा है, ठीक, वह कौन आ रहा है, वह क्या अन्य रूप भी है। इसके एक वचन और बहुवचन इसके रूप बदलते हैं। मैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं करूंगा, तुम क्या कर रहे हो? अब देखिए सुनने वाले के लिए हो गया ना, तुम सो जाओ, तुम खाओ, तुम दौड़ो। जैसे तो यानी ऐसा सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है उस सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद की। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है पहले बोलने वाला, सुनने वाला, अन्य, तो इनको भी एक एक अलग नाम दे दिया गया है। यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 कौन? पहला परिभाषा में कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, यानी जो बोलने वाले के लिए इस्तेमाल होता है जो सर्वनाम शब्द, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए उसके लिए कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? मैं, मैंने, मुझे, हमें आदि। यह उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला सर्वनाम जो खुद बोलता है। दूसरा पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद हैं, मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए क्या आता है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में देख लीजिए कौन कौन से शब्द आते हैं? तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप आदि। ठीक। अब देखिए यह तीसरा व्यक्ति आ गया ना, तीसरा यानी अन्य, न मैं न तुम, अन्य कौन? वह। मैं यानी खुद बोलने वाला, तुम यानी जो सुनता है। तो मैं यानी बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहेंगे, तुम यानी सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और तीसरे व्यक्ति की जब बात होगी उसे कहेंगे अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे इसके सर्वनाम शब्द होते हैं, वह, उसे, उन्हें, उनको आदि। बातें क्लियर है?
आपसे सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम पूछा जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो एक लाइन में बोलेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर विस्तृत चर्चा करने के लिए कहता है, फिर तुरंत हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कौन? पहला उत्तम पुरुष, बोलने वाला, दूसरा मध्यम पुरुष, सुनने वाला, और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो किसी अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। इनके ये जो सर्वनाम शब्द हैं, मैं, मैंने, तुम्हें, तुम्हें, हमें, ये सब उत्तम पुरुष, तू, तुम, तुम्हें। देख लीजिए, मैं, तू, वह, जैसे लिखा था मैं, तुम और वह, यही हमने यहां लिखा है, मैं, तुम, वह। क्लियर? इसको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम्पल में बहुत सारे मिलेंगे। जैसे मैं से पहले मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं पढ़ने जा रहा हूं, कौन बोल रहा है? बोलने वाले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब तुम से ले लीजिए, तुम पढ़ो। हम जैसे बोलेंगे तो सुनने वाला कुछ क्रिया कर लेने लगेगा तुरंत। बोल तो हम रहे हैं, लेकिन वो कार्य किसके लिए जा रहा है? वाक्य किसके लिए जा रहा है? तुम्हें खाना खाना है, ठीक। वह, उसे, उन्हें कुछ लेना था, उन्हें बाजार जाना है, वह कहीं गया होगा। इस तरह के वाक्य अब तो यहाँ न बोलने वाले के लिए इस्तेमाल हो रहा है, न सुनने वाले के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस प्रकार से ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट। अब दूसरे सर्वनाम की चर्चा करेंगे हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि कोई ऐसा सर्वनाम शब्द किसे कहेंगे? सुन लीजिए, जिस सर्वनाम शब्द से दूर अथवा पास के व्यक्तियों, प्राणियों एवं वस्तुओं का निश्चित पता चले। 2 कंडीशन, वह व्यक्ति या वस्तु या प्राणी दूर हो या पास, उसका निश्चित पता चलता है। यानी वह सर्वनाम शब्द जिसको लगा देने से उस वाक्य में हमें उसकी निश्चित दूरी और स्थान पता चल जाता है, चाहे पास में हो चाहे दूर में हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा कलाकार है। वह, कोई सामने बैठा है 10, 20, 50 लोग, लेकिन उसमें से हम किसी एक को इंडिकेट कर रहे हैं। वह कौन? वह बहुत अच्छा कलाकार है, उसका निश्चित पता चल रहा है हमें। अगर हम इंडिकेट कर दें हाथ से या इशारे कर दें तो पता चलेगा वह बहुत अच्छा कलाकार है। दूसरा, यह तुम्हारी गुड़िया है। गुड़िया किसकी? तुम्हारी। अब तुम्हारी की जगह जो भी होगा उसकी गुड़िया है, करेक्ट पता चल रहा है हमें। लेकिन अभी देखिए इसमें एक और बातें आ जाती हैं। वह अन्य पुरुष में भी इस्तेमाल होता है और यहां वह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि जैसे नीता मेरी सहेली है, वह गोवा में रहती है। एक वाक्य हो, नीता मेरी सहेली है, वह गोवा में रहती है। एग्जाम्पल दोनों वाक्यों से हम क्लियर कर लेंगे कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का वह कैसे इस्तेमाल होता है और वह जो कि निश्चयवाचक सर्वनाम का है उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। हमको यह बता रहा है कि वह जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वह किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित पता देता है, चाहे पास में हो या दूर में हो। और जो अन्य पुरुषवाचक का वह होता है वह किसी अन्य व्यक्ति की तरफ इशारा करता है। अब देख लीजिए सेंटेंस को पढ़ते हैं बाकी को। नीता मेरी सहेली है, वह गोवा में रहती है। अब देखिए वह गोवा में रहती है, यह इशारा तीसरे के लिए हो रहा है ना। नीता मेरी सहेली है और वह कहाँ रहती है? गोवा में रहती है। इस वह का इस्तेमाल न अपने लिए कर रही है न किसी बताने के लिए कर रही है, वह तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कौन? नीता कहाँ रहती है? गोवा। इस बात को जैसे हम पढ़ेंगे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यह किसी का निश्चित बोध देता है। इस वह से किसी का निश्चित बोध नहीं पता चला, किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है कि नीता मेरी सहेली है और रहती कहाँ है? गोवा। लेकिन यहां देखिए यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर। यह मेरा घर और वह तुम्हारा घर। उस घर के लिए वह जब लगा तुम्हारा घर, वह हटा देंगे तो कुछ पता चलेगा? यह मेरा घर
तुम्हारा घर नहीं। अगर यहाँ वह हम लगा दे रहे हैं तो पता चल जा रहा है कि दो घर हैं, लेकिन एक घर कह रही है, कोई कह रहा है, बच्ची कह रही है या कोई बच्चा कह रहा है कि यह मेरा घर है और वह तुम्हारा घर है। यानी तुम्हारे घर के लिए वह जो शब्द लग जा रहा है उसका निश्चित बोध यानी उसकी निश्चितता को क्या कर रहा है, प्रकट कर दे रहा है। इसलिए यहाँ भी वह है किसी अन्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और यह जो वह है बेटा यह निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा कर रहा है। वस्तु होगा घर, इसलिए हम पहले भी बताए थे कि जिस सर्वनाम शब्द से दूर अथवा पास के व्यक्ति या प्राणियों या वस्तुओं का निश्चित पता चले उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वह आ गया कॉमन दोनों में, इसको जान लेना बहुत जरूरी है। क्लियर हुआ? अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर के अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध हो तो वह निश्चय, और जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी का निश्चित पता न चले, यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी भी व्यक्ति वस्तु प्राणी का निश्चित बोध न कराए उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई और कुछ। अब कोई और कुछ को देख लीजिए, एग्जाम्पल हमने सेट किया है, कोई बाहर खड़ा है। इस कोई शब्द से हमको क्या यह पता चल रहा है कि बाहर कौन खड़ा है? कोई बाहर खड़ा है। अब वहां बाहर कौन है, कैसा है, यह हमें स्थिति क्लियर नहीं हो रही है, और कोई हमारा सर्वनाम शब्द भी है। तो यह कोई कैसा सर्वनाम हुआ? अनिश्चयवाचक। यानी ऐसा सर्वनाम, परिभाषा में कह रही है कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित पता न चले उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देख लीजिए, कोई हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसका जब भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे बेटा वह किसी भी व्यक्ति वस्तु या प्राणी का निश्चित पता नहीं देगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है, कोई बाहर खड़ा है। बाहर खड़ा तो है पर कोई कौन है यह क्लियर नहीं है, पर कोई ना कोई जरूर है। इसलिए आपको क्लियर पता चला अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ का। दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है। अब इस कुछ से यह हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि दूध में क्या पड़ गया है, लेकिन कुछ न कुछ जरूर उसमें पड़ा है। इसी को हम क्लियर कर रहे हैं कि जिस सर्वनाम शब्द से उसके निश्चित बोध का पता न हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर इसी की जगह कुछ वाक्य बदल दिया अभी, जैसे बाहर, जैसे यहां लिख देंगे मेरा भाई बाहर खड़ा है, यहां लिख दे मेरा भाई बाहर खड़ा, हमें पता चल जाएगा ना कि मेरा भाई बाहर खड़ा है, या दिनेश बाहर खड़ा है, श्याम बाहर खड़ा है, डॉक्टर बाहर खड़ा है, पता चल रहा है। लेकिन कोई बाहर खड़ा है नहीं पता। दूध में कुछ पड़ा है, उससे हमें क्लियर हो ही नहीं रहा है कि क्या पड़ा है। अगर इसमें कह दें दूध में छिपकली पड़ी है, दूध में मक्खी पड़ी है, दूध में चीनी पड़ा है, दूध में अदर चीज ब्रेड जो भी डालते हैं आप लोग, अगर कुछ भी नाम रख देंगे जिससे हमें निश्चित पता चल जाएगा तो वह अदर हो जाएगा। लेकिन ऐसा सर्वनाम शब्द कोई और कुछ, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में वह और यह का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। निश्चयवाचक में वह और यह का, और अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ का। क्लियर? अब हम बात करेंगे चौथे नंबर के भेद की, संबंधवाचक। अब बात करेंगे हम सर्वनाम के चौथे भेद की। चौथा भेद होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कंडीशन रख रहा है, क्या रख रहा है? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम से संबंध दर्शाता है या संबंध बताता है। यानी ध्यान रखिएगा, संबंधवाचक सर्वनाम एक ही वाक्य में दो मिले तब तो एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध दर्शाएगा। ऐसे सर्वनाम को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे देख लीजिए उदाहरण, जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो और सो ये क्या है? सर्वनाम। पहला सर्वनाम जो पढ़ेगा सो पास होगा, दूसरा नहीं पास होगा जी। कौन पास
पढ़ेगा, यानी इस जो और सो का आपस में क्या हो रहा है, संबंध है, जो पढ़ेगा सो पास होगा। दूसरा, जैसी करनी वैसी भरनी, संबंधवाचक में पहले बता रहा है कि एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है, ऐसे सर्वनाम शब्द को संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। यानी जैसी करनी यानी हमारा जैसा कार्य होता है उसी के अनुसार हम उसका फल भोगते हैं। भरनी का मतलब यही है, जैसी करनी वैसी भरनी। इससे क्लियर हुआ? यानी ऐसा सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम का क्या करता है, संबंध बताते हो, ऐसे सर्वनाम को उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये क्लियर हुआ? अब 5वें नंबर पर आएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? इजी है, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न करने का बोध होता है, यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जिससे हमें प्रश्न करने का बोध हो, ऐसे सर्वनाम शब्द को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है। अब देखिए, कोई किसी से पूछ रहा है, घर के अंदर है, वो पूछ रहा है बाहर कौन खड़ा है, प्रश्न कर रहा है, क्या तुम खाना खा लिए? ये क्या, तुम खाना खा लिए? कोई किसी से पूछ रहा है क्या तुम खाना खा लिए? प्रश्न करना है ना, पूछना या प्रश्न करना। और यह बाहर कौन खड़ा है, यानी क्या, कौन, किसे, किसके लिए, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं, पर कैसे सर्वनाम हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर? अब लास्ट सर्वनाम हमारा आएगा निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम को कंप्लीट करने के बाद हमारा सर्वनाम लेसन पूरा हो जाएगा। छठा सर्वनाम का जो भेद है निजवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या कहता है। निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने या बतलाने के लिए किया जाता है। यानी निज का मतलब ये होता है अपना, स्वयं का, खुद का। यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जो अपनापन का बोध दे, स्वयं खुद के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द, जो अपनापन, कर्ता के साथ अपनापन का बोध दिलाए, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम में जैसे स्वयं, अपने आप ही, ये सब देख लीजिए निजवाचक सर्वनाम में। जैसे सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, कल मैं स्वयं बैंक गया। स्वयं को हटा दें तभी वाक्य बन जाएगा, इसमें मैं लगा हुआ है, मैं सर्वनाम है। कल मैं बैंक गया, अब कैसे गया यह नहीं पता, लेकिन मैं कल बैंक गया। लेकिन जब स्वयं लिख दिया जा रहा है यहाँ पर, तो यह उसका निजी मैटर हो जा रहा है। स्वयं गया, अपने आप, इसमें अपनापन झलक रहा है। यानी कल मैं स्वयं बैंक गया। क्लियर? कर्ता के साथ अपनापन दिख रहा है। कर्ता है मैं, कैसे गया? स्वयं। अब देखते हैं, रीता अपने आप चली जाएगी। रीता चली जाएगी, सिंपल बात, इसमें पता चल रहा है कि रीता जाएगी, रीता चली जाएगी। अब जाने का जरिया पता नहीं है, कैसे जा रही है, स्वयं जा रही है या कोई उसको उठा ले जा रहा है या कैसे जा रही है। लेकिन ये जब अपने आप जब लग जा रहा है, ये सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम? निजवाचक। रीता अपने आप चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? अपने आप, अपनापन दिख रहा है इसमें। वह आप ही आ गया, यानी वह स्वयं आ गया, उसे किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जो कर्ता के साथ अपनापन का बोध दे, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।